सत्या अंसारी योर हिस्ट्री एजुकेटर और हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर यूनिट नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. बट यहाँ पे की पॉइंट है बिफोर 1857. तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि 1857 से पहले रिवोल्ट होने से पहले कैसे भारत के लोगों ने रेजिस्ट किया, रोका और एक फ्रंट बनाया इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश रूल. उनकी टायरनी के खिलाफ, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई. कैसे भारत के डिफरेंट एरियाज में छोटे छोटे तौर पर या कहीं पर मिलकर एक बड़ा एजिटेशन किया गया, उनके खिलाफ रिबेलियंस किए गए. ऑल ऑफ दैट हमें चैप्टर 6 से पता चलेगा. So let's begin our class for today. So as I've said, we are starting with the unit 3rd जिसका नाम है राइजिंग रिजेंटमेंट, नाराजगी अगेंस्ट द कंपनी रूल. कंपनी रूल दैट मीन्स EIC ऑफ ब्रिटिश. और इसमें दो चैप्टर्स है पर्टिकुलरली, जो है चैप्टर 6 पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल बिफोर 1857. देन आफ्टर दैट हम एक्चुअली देखेंगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या था, क्यों हुआ, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे, उसकी वजह से भारत की पॉलिटी में क्या चेंजेस आए, कैसे रूल्स बदले. ऑल ऑफ दैट विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर. बट आज हम देखेंगे बिफोर 1857 का सिनेरियो. सो मोस्ट ऑफ अस थिंक कि जो 1857 का रिवोल्ट था वो पहला मेजर शो था नाराजगी दिखाने का या रिजेंटमेंट दिखाने का ब्रिटिशर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ. इससे पहले भारत में कभी कोई बड़ा शो नहीं हुआ. बट ऐसा नहीं है. हम देखते हैं कि बहुत से इंसिडेंट्स हैं 1857 से पहले भी जो बताते हैं कि जो भारतीय थे वो खुश नहीं थे और उनमें ये जो नाराज़गी है, उनमें ये जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा था और कंटिन्यूअसली बिल्डअप हो रहा था. किसके खिलाफ? एलियन रूल के खिलाफ. एलियन रूल से यहाँ पे हमारी मुराद है जो ब्रिटिशर्स जो कि भारत में कब्जा किए हुए थे. और हम देखेंगे कि बहुत सारे मकाम पर सेवरल बाउट्स हमें रेजिस्टेंस के देखने मिलेंगे और ये कोई एक टाइप से नहीं आएंगे, एक ग्रुप ऑफ पीपल से नहीं आएंगे. वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया कि कैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के जरिए सेम पावर के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ. चलिए पहले मीनिंग समझते हैं कि क्या है पीपल्स रेजिस्टेंस, क्या होता है, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं. सो यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ पीपल, लोग, तो यहाँ पे मतलब है हमारा बहुत ज़्यादा सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी से, कोई एक तबके की बात नहीं हो रही है. और उनके सभी का दुश्मन एक कॉमन है जो कि है एलियन रूल, ब्रिटिशर्स का. हमारे इस पीपल की लंबी लिस्ट में हमारे पेजेंट्स आएंगे, आर्टिजन जो हमारे आर्टिस्ट हैं, या जो ट्राइबल लोग हैं, या फिर जो रूलिंग क्लासेस है. अब रूलिंग क्लास कौन? दैट मीन्स जो अभी हमारे नेटिव रूलर उस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका रूल है, या फिर वो रूलर्स जिन्हें डिपोज कर दिया गया है वेरियस पॉलिसीज के ज़रिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ज़रिए, या फिर सब्सिडरी अलायंस लगा दिया गया है उन पर, या फिर कोई भी डिप्लोमेटिक तरीके से या वॉर्स वेज करके या उनके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर कर उन्हें डिपोज किया गया है, तो वो रूलर्स भी यहाँ पर रेजिस्ट करेंगे. देन हमारी आर्मी, हमारे जो मिलिट्री पर्सनल्स होंगे वो रेजिस्ट करेंगे. कौन स्पेसिफिकली? फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई आर्मी में हैं और आप इंग्लिश आर्मी में हैं और वो इंग्लिश आर्मी आपके ही नेटिव रीजन पर हमला करके आपके रूलर को डिपोज कर देती है, सो जो उनके एक्स रूलर्स होंगे कई वक्त वो डीमोबिलाइज हो जाएंगे और वो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे. देन एक अलग तबका जो कि होगा रिलीजियस लीडर्स का, और इसमें हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों शामिल होंगे. हमारी प्रीस्टली क्लास भी रेजिस्ट करेगी टायरनी ऑफ द एलियन रूल के खिलाफ. देन अब इनका क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन? सो सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, अपने अपने रीजंस हैं, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट दे आर डूइंग इट.
कई वक्त ऐसा होगा कि हर ग्रुप अलग अलग करेगा, और एट टाइम्स हम देखेंगे कि वो एक ग्रुप बनाकर टुगेदर भी एजिटेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि 1810 में बनारस में घराई जो टैक्स होता था, हाउस टैक्स, वो इम्पोज कर दिया गया था कॉलोनियल गवर्नमेंट के जरिए, ब्रिटिशर्स के जरिए, जिसके खिलाफ बनारस में आवाज़ उठाई गई थी, एजिटेशन किया गया था। वही अगर हम बात करें तो 1814 में सॉल्ट ड्यूटी लगा दी गई थी, नमक पर टैक्स लगा दिया गया था, जिसकी वजह से गुजरात के सूरत में रायट्स, दंगे भड़क उठे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। वही अगर हम बात करें बरेली की 1816 में, तो पुलिस टैक्स लगा दिया गया था और म्यूनिसिपैलिटी यानी म्यूनिसिपल टैक्सेस भी लगा दिए गए थे, जिसके खिलाफ बरेली में आवाज़ उठी थी। और ये सभी जितने मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए, ये सब एक तरीके के अर्बन मूवमेंट्स है जो टाउन्स वगैरह में हो रहे थे। अब हमारे जो पीपल थे लोअर स्ट्रेटा के, निचले तबके के, वो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। जैसे हमारे जो आर्टिस्ट थे, या फिर जो छोटे मोटे दुकानदार थे, शॉपकीपर्स थे, या हमारे अर्बन एरिया में रहने वाले जो गरीब लोग थे, वो सब इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये बात समझने की है कि इन सभी के जो इंटरेस्ट थे वो अलग अलग थे। हाँ, एनिमी वॉज कॉमन बट ऑल देयर इंटरेस्ट वर डिफरेंट। लेकिन और इनके जो तरीके थे रेजिस्टेंस करने के, रोकने के, वो भी अलग अलग थे, क्योंकि हर तबका अलग था, हर सेक्शन था, और उनके ग्रीवियंस, उनके दुख भी अलग थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाज द सेम। बिपिन चंद्र कहते हैं कि जो पीपल का रेजिस्टेंस था, हम इसको 3 बड़े फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, सिविल रेबेलियन, जो आम मासेस के जरिए हुआ। देन हमारे ट्राइबल लोगों ने जो अपराइजिंग की, आवाज़ उठाई, वो हो सकता है सेकंड टाइप। और थर्ड टाइप उन्होंने कहा है कि जो हमारे पेजेंट्स थे, हमारे जो गरीब किसान थे, छोटे मोटे जो हमारे खेती करने वाले थे, उन्होंने कैसे आवाज़ उठाई, वो एक थर्ड कैटेगरी हो सकती है इन मूवमेंट्स की, अपराइजिंग्स की। लेकिन हमें ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट एक और कैटेगरी को देखना होगा, जो कहते हैं मिलिट्री रिवॉल्ट्स, क्योंकि इवेंचुअली हम देखेंगे 1857 का जो इमीडिएट कॉज बनेगा, वो तो एक सिपॉय म्यूटिनी से ही होकर निकलेगा। सो मिलिट्री रिवॉल्ट्स भी एक फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस थे जो उस वक्त के लोगों ने दिखाए। एंड ऑफ कोर्स इस मिलिट्री रेजिस्टेंस में वो इंडियंस थे जो ब्रिटिशर्स की आर्मी में थे। अब लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या है जेनेसिस, क्या है द रूट ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। लोगों इतनी खिलाफ क्यों है वो ब्रिटिशर्स के, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग आवाज़ उठा रहे हैं और अब बर्दाश्त के बाहर हो गई हैं चीज़ें। तो अगर हम बात करें प्री कॉलोनियल एरा की, प्री कॉलोनियल इंडिया की, जब ब्रिटिशर्स का कब्जा नहीं था यहाँ पर, सो ऐसा नहीं है कि लोग प्रोटेस्ट नहीं करते थे। ऑफ कोर्स पीपल प्रोटेस्टेड, और उस वक्त के भी राजा लोगों के खिलाफ, नवाब, ऑफिशियल, सबके खिलाफ आवाज़ उठी जाती थी। किसके खिलाफ? डिफरेंट रीजंस होते थे। कभी रेवेन्यू ज़्यादा होता था स्टेट के ज़रिए, कभी जो उनके काम करने वाले थे वो करप्ट होते थे, कभी राजा का एटीट्यूड या ऑफिशियल्स के एटीट्यूड लोगों के खिलाफ गलत होता था। कोई नई बात नहीं थी लोगों का आवाज़ उठाना। हाउएवर, जब हम स्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनियल रूल की बात करते हैं और इनकी पॉलिसीज़ को देखते हैं, तो इनकी पॉलिसीज़ थी बहुत एनहिलेटिव थी, मतलब बहुत ही लोगों को अलग थलग करके रखने वाली थी। लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था, उन्हें दे वर नॉट इवन कंसिडर्ड। ये बहुत ही बुरा पॉइंट था जो प्री कॉलोनियल इंडिया में नहीं था। लोगों को ऐसा लगता था कि उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनके दुख सुनने के लिए, ग्रीवियंसेस पर ध्यान देने के लिए कोई है ही नहीं। नो ब्रिटिश ऑफिशियल्स वाज रेडी टू लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स, देयर ग्रीवियंसेस। और ये सब जो थे, जितने भी कंपनी के ऑफिशियल्स थे या कंपनी बाय इटसेल्फ, वो लोग सिर्फ एक पॉइंट पर काम करते थे, और वो उनका काम था लोगों से एक्सट्रैक्ट करना, लेना उनका रेवेन्यू, उनका टैक्स। उसके अलावा लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है उस पर उनका कोई पॉइंट नहीं होता था। दे डिड नॉट इवन केयर। अब जो कॉलोनियल लॉ था या फिर उनकी जो जुडिशरी थी, वो भी सिर्फ ध्यान देती थी, सेफगार्ड करती थी गवर्नमेंट को, ऑफकोर्स जो पावर में थे, या फिर उनके साथी जो थे। ऑफकोर्स उसमें कौन आएंगे? बड़े बड़े जमींदार, बड़े ताजिर, मर्चेंट, या फिर साहूकार। आम लोगों की आवाज़ उनकी जुडिशरी भी नहीं सुनती थी। तो अब लोगों को ऐसा लगने लगा था कि ना लॉ हमारे साथ है, ना जुडिशरी हमारे साथ है, व्हाट आर वी सपोज टू डू।
अब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा बल्कि आर्म्स को अपने हाथ में लेने का। सो दे टुक अप द आर्म्स। क्यों? खुद को डिफेंड करने के लिए। अब सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि नो वन वाज विद देम, तो दे थॉट कि हमें खुद ही आर्म्स लेकर खुद को डिफेंड करना है। और ये कंडीशन थी स्पेसिफिकली ट्राइबल पीपल की। क्यों? क्योंकि अब जो मेन लैंड में जो थे उनके साथ तो टैक्सेशन और इंक्रोचमेंट हो ही रहा था, लेकिन अब जो हमारे जंगल में रहने वाले ट्राइबल साथी थे उनके साथ भी होने लगा था। और जो ट्राइबल पॉलिटी थी, उनका एक निज़ाम था, उससे बहुत ही अफेक्ट करने लगा था। अब जो ट्राइबल्स होंगे वो एग्रीवीड हो जाएंगे और वो वायलेंट हो जाएंगे इस टायरनी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। सो लेट्स लर्न कि क्या थे कॉजेज, व्हाट वर द कॉजेटिव फैक्टर्स कि पीपल का अपराइजिंग शुरू हुआ इंडिया में बिफोर 1857 ब्रिटिशर्स के खिलाफ। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जो ग्रज था लोगों का, वो था कि जो लैंड रेवेन्यू था वो बहुत ही हाई था, जिसकी वजह से हैवी बर्डन आ गया था और एग्जिस्टिंग के साथ साथ न्यू टैक्सेस भी लगा दिए गए थे। और अगर आप टैक्स नहीं भर पाएंगे सो या तो आपकी लैंड कॉन्फिस्केट हो जाएगी या फिर आपका एविक्शन हो जाएगा, पेजेंट्स का आपको लैंड से निकाल दिया जाएगा। एंड एनक्रोचमेंट ऑन ट्राइबल लैंड्स, जो ट्राइब्स की लैंड होती थी, जो फॉरेस्ट में लैंड थी, वो हमेशा से देखा गया है कि भारत में उनकी लैंड को सेफ गार्ड दिया जाता है। इवन टुडे, आज भी आज़ाद भारत में भी जो ट्राइबल्स की लैंड है उस पर कोई नॉन ट्राइबल कब्जा नहीं कर सकता, एनक्रोचमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ये सब हो रहा था कॉलोनियल इंडिया में। अगर हम बात करें हमारे गांव के लोगों की, हमारी रूरल सोसाइटी की, तो वहाँ पर भी जो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे वो बहुत ही दुखदाई थे और वो इंटरमीडिएटरी थी। दैट मीन्स व्हाट, ये हो गई आपकी गवर्नमेंट और ये आप हो गए जो पेजेंट जो टैक्स भरने वाले हैं, बट इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएटरी आ गए, मिडल मैन आ गए। अब इनकी वजह से जो टैक्स था वो बढ़ गया और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगे पेजेंट्स को। और जिसकी वजह से जब वो नहीं भर पाते थे टैक्स, उन्हें किसी से कर्ज लेना पड़ता था ताकि वो टैक्स भर पाए, ताकि उन्हें उनकी ही लैंड से निकाला ना जाए। तो तब पिक्चर में आते हैं मनी लेंडर्स, साहूकार्स, जो कि ऑफकोर्स बहुत ही हाई रेट पर टैक्स देंगे, हाई रेट पर लोन देंगे। अगर आप हाई टैक्स इंटरेस्ट रेट पर लोन ले रहे हैं और आप उसे चुका नहीं पाएंगे, तो एक लोन को भरने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ता था और ये शुरू हो जाता था द साइकिल ऑफ डेथ, कि आप एक लोन के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं, देन अगेन उसके लिए फिर लोन ले रहे हैं और आप इस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। अब जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था वो अब ट्राइबल लैंड तक जा चुका था। पहले क्या होता था कि जो मेन लैंड होती थी वहाँ पर टैक्स लिया जाता था, लेकिन ये एक्सपांड कर देंगे ट्राइबल लैंड्स तक भी, और उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड है, उनकी जो फॉरेस्ट लैंड है, उस पर भी कब्जा करने लगेंगे। अब जो इंडियन मार्केट है, ठीक है, हम हमेशा से देखते आए हैं कि इंडिया के जो विलेजेस होते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। इंडिया के मार्केट में इंडिजिनस गुड्स मिलते थे, उनका ही मोनोपोली थी। लेकिन अब ब्रिटिश क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। ठीक है, जो चीज़ें उनके यहाँ इंडस्ट्रीज में बनकर आ रही हैं उनका वो प्रमोशन करेंगे, और जो इंडिया की इंडस्ट्रीज हैं उस पर हाई ड्यूटी, हाई टैक्स लगा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो लोग जो एक्सपोर्ट ड्यूटी, यानी जो भी माल भारत से बाहर जा रहा है उस पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा देते थे कि कोई भी मर्चेंट, फॉरेन मर्चेंट उसे नहीं खरीदता था। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा हैंडलूम और जो हमारा हैंडीक्राफ्ट, जो हमारा दस्ती काम है, जो हमारे आर्टिजन्स करते हैं, हमारी जो इंडस्ट्रीज है, वो सब ठप हो जाएंगी, डिवास्टेटेड हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। अब जब हमारी लोकल देसी इंडस्ट्री को डिस्ट्रक्ट किया जाएगा, सो इसकी वजह से जो हमारे वर्कर्स हैं उनका माइग्रेशन होने लगेगा, और जब इंडस्ट्रीज तबाह होंगी तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो खेती की तरफ आ जाए, एग्रीकल्चर की तरफ आ जाए। अब जब वो इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर आएंगे तो लैंड तो उतनी ही है, लोग बढ़ गए, सो प्रेशर ऑन लैंड एग्रीकल्चर बढ़ जाएगा। पहले घर की जिस जमीन पर दो भाई काम करते थे और दो भाई जो है इंडस्ट्रीज में थे,
अब इंडस्ट्री के डेवास्टेशन के बाद ऑल फोर आर वर्किंग ऑन द सेम लैंड, द पीस ऑफ लैंड इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, उस पर सिर्फ प्रेशर बढ़ जाएगा। एंड ऑल ऑफ दीज वर द पॉजिटिव फैक्टर्स जिसकी वजह से लोगों की अपराइजिंग शुरू हुई। अब लेट्स लर्न कि सिविल अपराइजिंग क्या होता है। हमने देखा कि पीपल क्यों रेजिस्ट करेंगे, उनका अनरेस्ट का क्या रीजन होगा। लेट्स जस्ट सी द वर्ड सिविल। ठीक है, इसकी मीनिंग है हर कुछ जो के रिलेटेड नहीं है डिफेंस या मिलिट्री से। सो आपके मिलिट्री और डिफेंस के अलावा जितना भी कुछ है सब सिविल में आएगा। लेकिन अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर सिविल अपराइजिंग की बात कर रहे हैं तो हमारा जनरल मतलब है उन लोकल डिपोज रूलर से या फिर उनके घर के लोगों से, डिसेंडेंट से, उनके सपूतों से जो के डिपोज कर दिए गए हैं, अपनी गद्दी से उतार दिए गए हैं ब्रिटिशर्स के जरिए ड्यू टू वेरियस मीन्स, या फिर वो जमींदार जिनकी जमीनें अब हड़प ली गई हैं, लैंडलॉर्ड्स। हमारे जो पॉलीगार्स होते हैं साउथ इंडिया में एक तरीके के, ये भी ऑफिशियल्स थे, या फिर जो टेरिटरी होल्डर्स थे इंडिया भर में, या उन्हें जो पलायम भी कहा जाता था, अगेन इनके पास जमीनें होती थी। सो सम टाइम हम देखेंगे कि ये कुछ विलेजेस ग्रांट किए जाएंगे रूलर्स के जरिए नायकास को। ठीक है, उनके मिलिट्री सर्विस के एवज में एक नायकास नाम के ऑफिशियल्स होंगे, उन्हें कुछ ज़मीनें दी जाती रही हैं भारत में रूलर्स के ज़रिए। लेकिन अब वो सब भी अपराइजिंग का हिस्सा बनेंगे। हमारे जो एक्स रिटेनर्स होंगे या फिर ऑफिशियल्स होंगे कॉन्कर्ड किंगडम्स के, फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अवध। अवध की जो नवाब के साथी थे, जो नोबल्स थे, जो उमरा और शुरफा थे, ऑल ऑफ दैट, जो उनके ऑफिशियल्स हाई रैंक थे, अब जब उनका किंगडम अनेक्स हो जाएगा, ओके, सो उन सब का क्या होगा, उन कॉन्कर्ड किंगडम्स के जो ऑफिशियल्स होंगे वो भी अपराइजिंग का हिस्सा बनेंगे। कई वक्त हम देखेंगे कि हमारे रिलीजियस लीडर्स, हमारी प्रीस्टली क्लास यानी मौलवीज या फिर ब्राह्मण्स या फिर जो हमारे डिफरेंट हेड ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी पार्ट लेंगे इन अपराइजिंग्स में। और स्लोली स्लोली हम देखेंगे कि ये अपराइजिंग छोटी नहीं रह जाएगी, मास सपोर्ट मिल जाएगा उनको, क्योंकि इसमें उनका साथ देंगे हमारे पेजेंट्स, जो अनएम्प्लॉयड आर्टिजन है, जो एक वक्त में किसी नवाब या राजा की कोर्ट में होते थे, उन्हें पैट्रनाइजेशन मिलता था और वो अपने क्राफ्ट को बढ़ाते थे। अब ना के दरबार रहा, उनका काम भी नहीं रहा। साथ ही साथ हमारे डीमोबिलाइज सोल्जर्स जो कि एक वक्त में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करेंगे, या फिर वो सोल्जर्स जो पहले किसी राजा की आर्मी में थे, अब राजा का स्टेट ही नहीं रहा तो उनकी आर्मी भी डीमोबिलाइज हो जाएगी, टूट जाएगी, तो वो सोल्जर्स भी इसका पार्ट होंगे। और ये जो होंगे द सेंटर ऑफ दिस अपराइजिंग वो अर्स्ट वाइल पावर बिल्डिंग क्लासेस, और इन सब का सेंटर होगा वो लोग, वो क्लासेस जो कि पावर चाहती हैं या फिर एक वक्त में अपनी पावर खो चुकी हैं। लेट्स सी कि उसके कॉजेस क्या है। अगर हम बात कर रहे हैं कि सिविल अपराइजिंग हुआ, इन सभी लोगों ने अपराइज किया, आवाज उठाई, तो इसके कॉजेस क्या थे। सो हम जानते हैं कि कंपनी के रूल के अंदर चेंजेस बहुत फास्ट होंगे, बहुत रैपिड होंगे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी, हमारा कामकाज, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ किस तरीके से टैक्स लेना है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, सब कुछ बदलेगा। और ये सब कुछ बदलाव जो होगा लोगों के खिलाफ जाएगा, इट वुड बी अगेंस्ट द पीपल। सो हम देखेंगे कि बहुत से जमींदार या पॉलीगार जो साउथ इंडिया के थे, जिन्होंने कंट्रोल लूज कर दिया था अपनी लैंड के ऊपर, और जो रेवेन्यूज थे ड्यू टू कॉलोनियल रूल, उसकी वजह से पर्सनल स्कोर्स टू सेटल विद द न्यू रूलर्स। फॉर एग्जांपल मैं पहले एक्स टेरिटरी का ज़मींदार थी, बट राइट नाउ अब वो ब्रिटिश रूल्स की वजह से या उनकी पॉलिसीज़ की वजह से देर इज़ अ न्यू रूलर, सो मुझे अपने ग्रज निकालना है, अपना बदला लेना है। सो उसकी वजह से बहुत से ज़मींदार आवाज़ उठाएंगे ताकि जो न्यू रूलर्स हैं उन्हें शेक किया जा सके। अब ईगो भी यहाँ पर काम करेगी ट्रेडिशनल जमींदार्स की और पॉलीगार्स की, जो कि हर्ट हो गए हैं कि कैसे उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है, उनका रैंक अब कम हो गया है। एक वक्त में वो इतने ऊंचाई पर थे, अब गवर्नमेंट ऑफिशियल को उनके ऊपर बैठा दिया गया है। नई क्लास ऑफ मर्चेंट एंड मनी लेंडर्स अब आ गई है और उनकी पावर कम हो गई है। सो ड्यू टू दैट ईगो ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स।
जैसे कि हमने बात की कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थी, हमारा जो दस्ती काम था, जो हाथ का काम था, वो इंडस्ट्री कितनी तबाह हो जाती है। अब जो ये इम्पोरिश्ड हमारे मिलियंस ऑफ आर्टिजन्स होंगे, इनकी जो मिजरी होगी वो बहुत ही कंपाउंड कर जाएगी, क्योंकि जो उनका डिसअपियरेंस हो जाएगा हमारे ट्रेडिशनल पैटर्न्स का, जैसे कि मैंने कहा जो कि प्रिंसेस हुआ करते थे या जमींदार होते थे, क्योंकि अब दरबार ही नहीं रहा तो पैट्रोनाइज करेगा कौन। हमने बात की हमारी प्रीस्टली क्लास की कि कैसे वो इसके साथ देंगे, जिसमें आएंगे पंडित्स, मौलवीज, हमारे प्रीस्ट, प्रीचर्स एक्सेट्रा। अब जो जमींदार का फॉल होगा तो जो हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे वो डायरेक्टली अफेक्टेड होंगे प्रीस्टली क्लास के जरिए। जो फॉरेन कैरेक्टर था ब्रिटिश रूलर्स का, वो हमेशा से ही बड़ा एलियन रहा हमारे लोगों के लिए, हमारी लैंड के लिए। वो कभी भी नेटिव लोगों को वो ट्रीटमेंट नहीं दे पाए अपनाइयत के, और हमेशा उनकी प्राइड को हर्ट करते रहे, जिसकी वजह से भी लोग अपराइजिंग करेंगे। अगर हम समझने की कोशिश करें कि क्या था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन सभी सिविल अपराइजिंग का, कैसी होती थी, सो हम देखेंगे कि जो मोस्ट कॉमन कंडीशन थी वो सेपरेट थी टाइम एंड प्लेस के एतबार से। अलग अलग जगहों पर अलग अलग रीजन से अलग तबकों के जरिए अपराइजिंग हो रही थी। मोस्टली जो हमारे सेमी फ्यूडल लीडर्स थे सिविल अपराइजिंग के, वो काफ़ी बैकवर्ड थे, ठीक है, और साथ ही साथ बड़ा ही उनका आउटलुक जो था ट्रेडिशनल था। वो न्यू मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। और हमें यहाँ पे समझना होगा कि उनका जो मेन रीजन था, द बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, उन्हें अपनी पावर वापस लेनी थी। दे वांटेड टू रिस्टोर अर्लियर फॉर्म्स ऑफ रूल एंड सोशल रिलीजन्स। एक वक्त पर उनकी जो पोजीशन थी, जो पावर थी, जो स्टेटस था, दे वांटेड ऑल ऑफ दैट बैक। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो अपराइजिंग होगी रिजल्ट ऑफ लोकल कॉजेज एंड ग्रीवियंसेस वर ऑल्सो लोकलाइज इन देयर कंसिक्वेंसेज। सी, अगर एक पर्टिकुलर तबका अपराइज कर रहा है फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो भी उतने ही एरिया तक होगा, लोकल होगा। वो ऑल इंडिया लेवल पर नहीं जा पाएंगे, वो रीजनल लेवल पर, लोकल लेवल पर अपनी आवाज़ उठाएंगे, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी उतने ही एरिया के लिए ही होंगे। अभी हम शुरू करेंगे जो इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग हुई 1857 से पहले भारत में, उन्हें ब्रीफली जानने के। और जो हम पहली अपराइजिंग की बात करेंगे वो है सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट जो है वो आफ्टर इफेक्ट था डिजास्टर्स फेमिन का, जो कि आता है 1770 में। अब इसकी वजह से हम जानते हैं कि जो बंगाल में जो फेमिन आया था, उसकी वजह से जो सूखा आया था, इतने बुरे हालात हो गए थे, इकोनॉमिक ऑर्डर तबाह हो गया था। और इसी का रीज़न क्या होता है कि ब्रिटिश कंपेल करेंगे ग्रुप ऑफ सन्यासीज को ईस्टर्न इंडिया में टू फाइट द ब्रिटिश योक। और इसी वजह से जो इकोनॉमिक डिसऑर्डर हो जाएगा, जो कंडीशन फैल जाएगी, महामारी का दौर होगा, उसकी वजह से जो सन्यासी होंगे वो कंपेल हो जाएंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए। और ये सन्यासीज थे ईस्टर्न इंडिया के। अगर हम देखें ये कौन थे, तो ओरिजिनली पेजेंट्स, इवन सम एविक्टेड फ्रॉम लैंड। ऐसे गरीब पेजेंट थे, काम करने वाले थे, खेती करने वाले, जो अपनी ही ज़मीन से एविक्ट कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं। और इन्हें ज्वाइन किया जाएगा अ नंबर ऑफ डिसपजेस्ड स्मॉल जमींदार्स, डिसबैंडेड सोल्जर्स एंड रूरल पुअर। तो इनका साथ देंगे छोटे जमींदार, वो सोल्जर्स जो कि निकाल दिए गए हैं, या फिर आम गरीब जनता। अब ये क्या करेंगे, कैसे वो अपराइजिंग करेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ? सो ये रेड करेंगे कंपनी की फैक्ट्रीज को और उनके खजाने को, एंड वो कंपनी की फोर्सेस के साथ लड़ेंगे। और ये एक्शन जो है बहुत लंबे टाइम तक चलता जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग उसे कब्जा करने की, उसे दबाने की बहुत कोशिश करेंगे, एंड फाइनली वो सबड्यू कर देंगे, वो दबा देंगे सन्यासीज को। और ये रिवोल्ट एक इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट है, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने इक्वली पार्टिसिपेट किया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस अपराइजिंग का। समटाइम ये जो अपराइजिंग है इसे फकीर रिबेलियन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सन्यासीज का रिवोल्ट था। इसके जो इम्पोर्टेंट लीडर्स की अगर मैं बात करूं तो वो थे मंजूम शाह, जिसे मंजू शाह भी कहा जाता है, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर की, तो जो देवी जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सिंबल बन गई विमेन का पार्टिसिपेशन का इन रेजिस्टेंस मूवमेंट में ब्रिटिशर्स के खिलाफ। हम देखेंगे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है अपनी द वेरी फेमस नॉवेल आनंद मठ में भी
जो कि सेमी हिस्टोरिकल नॉवेल है, उसमें इस रिवोल्ट की बात करेंगे और उनकी जो थीम है, ओवरटोन है, वो सन्यासी रिवेलियन की ही होगी। सन्यासी रिवोल्ट पर ही वो इस नॉवेल को आधारित करेंगे। साथ ही साथ वो एक और नॉवेल लिखेंगे, देवी चौधरानी, क्योंकि वो समझ पाएंगे कि जो विमेन का रोल रहा है इन स्ट्रगल में ब्रिटिशर्स की टायरानी के खिलाफ, इस एलियन रूल को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए, ये कितना इम्पॉर्टेंट है और ये कैसे इंडियन ट्रेडिशन की वैल्यूज को थ्रेट देता है। अब हम बात करते हैं एक सेकेंड रिबेलियन की, सेकेंड रिवोल्ट की, जो कि होगा मिदनापुर और धलबम में। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट बंगाल। सो वक्त है 1760 का और हम देखेंगे कि 3000 जमींदार और ताल्लुकेदार जो है उनके अच्छे रिलेशंस है। दैट मीन्स पीपल आर वेरी हैप्पी। द रयत्स, रयत्स कौन होते हैं? रयत जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे, आपकी आम जनता होगी, जिसे हम रियाया भी कहते हैं, आपकी अवाम। सो जो जमींदार और ताल्लुकेदार होंगे, दे वुड हैव अ कॉर्डियल गुड रिलेशन विद द रयत्स। दैट मीन्स कलेक्शन करने वाले और पैसे देने वाले, टैक्स देने वाले, दोनों में अच्छे रिलेशन है। लेकिन ये जो अच्छे हारमोनियस सिनेरियो है, ये बदल जाता है एक न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाने के बाद, जो कि ऑफकोर्स लाया जाएगा ब्रिटिश इंग्लिश के जरिए 1772 में। अब क्या होगा कि जो ब्रिटिश गवर्नर होंगे, उनका नाम होगा वेसितर्थ, वो जमींदार को बोलेंगे मिदनापुर के कि आप साइड लेते हैं रयत की, आम लोगों की। जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है रयत और इंग्लिश के बीच में रेवेन्यू कलेक्शन के मुताबिक या उसके आसपास, अब जो जमींदार होंगे धलबम, मनभम, रायपुर, पांचेत, झातीबुनी, करनागढ़, बागरी और इसके आसपास के एरिया में, जो सब जंगल महल्स में आएगा, उसके वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में, मिदनापुर में, ये सब डिस्पोजेस कर दिए गए। इन सभी से जमींदारी के राइट्स ले लिए गए 1800 के आसपास और उन्हें कहा गया कि अब आपको मिडिल मैन रहने की जरूरत नहीं है। द ब्रिटिश आर डायरेक्टली गोइंग टू डील विद द रयट्स बिकॉज यू आर बायस्ड विद द रयट्स, आप रयट्स का साथ देते हो। इसी वजह से हम देखेंगे कि यहाँ पर एक रिवोल्ट फूटेगा और यहाँ के जो ताल्लुकेदार हैं और जो जमींदार है और रयत के साथ मिलकर ब्रिटिश के एक न्यू सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और अगर हम इस अपराइजिंग के इंपॉर्टेंट लीडर्स की बात करें तो वो होंगे दामोदर सिंह और जगन्नाथ धाल। ये थे हमारे आज के दो सिविल अपराइजिंग्स और अंडरस्टैंडिंग के क्या कॉज रहा इन सभी चीज़ों के ब्रिटिशर्स के खिलाफ उठने का। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट अपराइजिंग वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एंड वी आर गोइंग टू सी कि 1857 से पहले भी कितनी आवाज़ें उठी हैं और कैसे उन्हें दबाया गया है ब्रिटिशर्स के जरिए।